हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन तथा उनके यौगिक। कार्बन तथा उनके यौगिक, इस चैप्टर में हम बेसिकली जानते हैं कार्बन और उनके द्वारा, कार्बन के द्वारा बनाए गए यौगिकों के बारे में, कार्बन के द्वारा बनाए गए यौगिकों के बारे में और उनका क्या क्या गुण होता है इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। जैसा कि आप देखिएगा, कार्बन जो होता है ये क्या करता है, प्रकृति में अनंत यौगिकों का निर्माण करता है। इसीलिए आप देखिएगा क्लास 10th में इसका अलग चैप्टर दिया गया है और क्लास 10th में और 12th में देखिएगा, 11th में देखिएगा तो वहां पे क्या है, इसका अलग बुक ही है जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। इसीलिए हम कहते हैं कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में हम रसायन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत अध्ययन करते हैं उसे ही क्या कहा जाता है, कार्बनिक रसायन कहा जाता है। रसायन विज्ञान की वैसी शाखा, रसायन विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बन तथा उनके द्वारा बनाए गए यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे ही कार्बनिक रसायन कहा जाता है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about carbon and compounds of carbon, carbon and compounds of carbon is called organic chemistry। कार्बन तथा उनके द्वारा बनाए गए यौगिकों के बारे में हम जिस शाखा के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत अध्ययन करते हैं उसे ही क्या कहा जाता है, कार्बनिक रसायन कहा जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि आखिर कार्बन के लिए क्लास 10th में अलग से चैप्टर क्यों है, 11th में और 12th में अलग से इसका किताब क्यों है जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है, ऐसा क्यों होता है? इसका मुख्य कारण है कि कार्बन क्या करता है, अकेले इस प्रकृति में अनंत यौगिकों का निर्माण कर सकता है। कार्बन क्या करता है, अकेले इस प्रकृति में अनंत यौगिकों का निर्माण करता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड्स का निर्माण करता है अकेले, जबकि अन्य तत्व ऐसा नहीं कर पाते हैं। कार्बन के अलावा जितने भी तत्व प्रकृति में मौजूद हैं वो मिलकर के भी कार्बन के जितना कंपाउंड का निर्माण नहीं कर सकते हैं। आप अगर देखेंगे तो कार्बन क्या करता है कि हमारे शरीर में, मानव शरीर में जो एंजाइम है, प्रोटीन है, वसा है और जो आप पेड़ पौधे में देखते हैं सुक्रोज हो गया और स्टार्च हो गया, जो भी सैनिक साथ सामान होता है और खास करके श्रृंगार प्रसाधन का जो सामान आता है, ईंधन हो गया, ये सब चीजें क्या होती है, कार्बन की ही बनी हुई होती हैं। संसार में लगभग चीजों को अगर देखेंगे तो वो क्या होता है, कार्बन से ही बना हुआ होता है। इसीलिए कहा जाता है कि कार्बन क्या कर सकता है, अकेले अनंत यौगिकों का निर्माण करता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसका अलग से अध्ययन करना पड़ता है क्योंकि अनंत यौगिक है और अनंत यौगिकों का क्या होगा, उनका भौतिक और रासायनिक गुण क्या होगा, अलग अलग होगा। अनंत यौगिकों का क्या होगा, उनका भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होगा। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, उनका अध्ययन करने के लिए अलग से चैप्टर बनाना पड़ता है, अलग से किताब बनाया गया है। तो दूसरा क्वेश्चन आता है कि कार्बन ही अनंत यौगिकों का निर्माण क्यों करता है? आखिर ऐसा कौन सा गुण है जिसके वजह से ये क्या कर सकता है, प्रकृति में अकेले अनंत यौगिक का निर्माण कर सकता है? तो आप जानते होंगे कि कार्बन के अंदर क्या होता है, एक मजबूत, एक स्ट्रॉन्ग केटनेशन गुण पाया जाता है। एक स्ट्रॉन्ग क्या होता है, केटनेशन गुण पाया जाता है। केटनेशन गुण का मतलब है श्रृंखलन गुण, और श्रृंखला का मतलब होता है कि कार्बन वैसा गुण जिसके द्वारा क्या कर सकता है, कोई भी तत्व खुद से खुद को जोड़ करके, कोई भी तत्व क्या कर सकता है, खुद से खुद को जोड़ करके। जैसा यहां आप देख रहे हैं कि कार्बन क्या है, कार्बन को ही जोड़ा हुआ है, यानी खुद से खुद को ही क्या कर सकता है, जोड़ करके लंबी लंबी श्रृंखला वाला तथा शाखित श्रृंखला वाला यौगिक का निर्माण कर सकता है। लंबी लंबी श्रृंखला वाला तथा शाखित श्रृंखला का निर्माण कर सकता है। कार्बन के अंतर्गत क्या होता है कि मजबूत केटनेशन गुण, स्ट्रॉन्ग केटनेशन गुण, स्ट्रॉन्ग श्रृंखलन गुण पाया जाता है, जिसके कारण ये क्या कर सकता है, लंबी लंबी श्रृंखला वाला तथा शाखित श्रृंखला वाला यौगिक का निर्माण कर सकता है। और दूसरा क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि आखिर कार्बन के अंदर मजबूत केटनेशन गुण क्यों पाया जाता है? कार्बन में ही मजबूत केटनेशन गुण क्यों है जबकि अन्य तत्वों में ऐसा नहीं होता है? इसका कारण है कि कार्बन में क्या होता है कि एक स्टेबल टेट्रावैलेंसी पाई जाती है। कार्बन में क्या होता है, एक स्टेबल टेट्रावैलेंसी पाई जाती है, अस्थाई टेट्रा संयोजकता पाई जाती है। यानी कार्बन की संयोजकता जो होती है वो 4 होती है। जैसा कि आप जानते हैं कार्बन का परमाणु संख्या जो होता है, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। जब इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो ये होगा, देखिए 1s2 2s2
2p6। यहां ये जो दिख रहा है ये कक्षा का संख्या बताता है और ये इलेक्ट्रॉन का संख्या और ये ऑर्बिटल है। यानी कि कार्बन के पहले कक्षा के s ऑर्बिटल में, कार्बन के पहले कक्षा के s ऑर्बिटल में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। यानी पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कक्षा के s ऑर्बिटल में 2 और दूसरे कक्षा के ही p ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। और दूसरे कक्षा में अगर आपको पूछा जाए कि कार्बन के दूसरे कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है टोटल, तो देखिए 2 इसमें टोटल कितना हो गया? 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। यानी कार्बन के सबसे बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है जी? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो किसी भी तत्व के सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहा जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है या संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और साथ ही जो भी इलेक्ट्रॉन किसी भी तत्व का जितना भी इलेक्ट्रॉन बंधन बनाने में हिस्सेदारी लेता है, जितना भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है? बंधन बनाने में हिस्सेदारी लेता है, उसी इलेक्ट्रॉनों की उसी संख्या को क्या कहा जाता है? उस तत्व की संयोजकता कहा जाता है। आप जानते हैं कि कोई भी तत्व क्या होता है? प्रकृति में स्टेबल होने के लिए अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, अक्रिय गैस जैसी संरचना प्राप्त करना चाहता है। तो कार्बन के सबसे बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा। यानी अपने बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन लाना चाहेगा? और 4 और इलेक्ट्रॉन ला करके ये अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा। मतलब अपने बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन पुराना चाहेगा? 8 इलेक्ट्रॉन पुराना चाहेगा, अक्रिय गैस जैसी संरचना प्राप्त करना चाहेगा। तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा? किसी दूसरे तत्व के साथ साझेदारी करके बंधन बनाना पड़ेगा। साझेदारी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि साझेदारी ये इसलिए करेगा क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है और आप जानते हैं कि कोई भी तत्व जो होता है 4 या 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन ना तो किसी को दे सकता है और ना ही किसी से ले सकता है। इसीलिए कार्बन क्या कर सकता है? किसी भी तत्व के साथ जब ये जुड़ना चाहेगा, उससे बंधन बनाना चाहेगा या उससे जुड़ करके कंपाउंड का निर्माण करना चाहेगा, तो ये किसके द्वारा करेगा? साझेदारी करके, कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा ही ये क्या करेगा? यौगिकों का निर्माण करेगा। तो इसको देखिए, स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 4 इलेक्ट्रॉन की। यानी ये जब बंधन बनाएगा तो इसको अपना चारों इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? बंधन में हिस्सेदारी देगा। ये क्या करेगा? अपने चारों इलेक्ट्रॉन को बंधन में हिस्सेदारी देगा। तो किसी भी तत्व के जितने इलेक्ट्रॉन बंधन बनाने में हिस्सेदारी लेते हैं उसी को क्या कहा जाता है? संयोजकता कहा जाता है उस तत्व का। यानी कार्बन का संयोजकता कितना होगा? 4 होगा और 4 को ही क्या कहा जाता है जी? टेट्रा कहा जाता है। यानी कार्बन का वैलेंसी जो होता है कितना होता है? टेट्रा वैलेंसी होता है इसका, यानी 4 संयोजकता पाया जाता है कार्बन में। इसी वजह से चूंकि इसमें अस्थायी टेट्रा वैलेंसी पाई जाती है, इसीलिए कार्बन क्या करता है? प्रकृति में अनंत यौगिकों का निर्माण करता है और इसमें क्या होता है? मजबूत कैटेनेशन गुण पाया जाता है। मजबूत कैटेनेशन गुण की वजह से ही कार्बन क्या कर सकता है? बड़े बड़े श्रृंखला वाला और शाखित श्रृंखला वाला यौगिकों का निर्माण कर सकता है। दूसरा प्रश्न आता है कि आखिर कार्बन में ही मजबूत टेट्रावैलेंसी क्यों पाई जाती है? कार्बन में ही क्या होता है? मजबूत टेट्रावैलेंसी क्यों पाई जाती है? इसका कारण है कि कार्बन जो होता है ये अगर आप देखिएगा पीरियोडिक टेबल में तो ये पी ब्लॉक में उपस्थित होता है। ये कहां होता है? पी ब्लॉक में उपस्थित होता है। कार्बन कहां होता है? पीरियोडिक टेबल के पी ब्लॉक में उपस्थित होता है। और पी ब्लॉक में जब क्या होता है कि हम ऊपर से नीचे आते हैं, पी ब्लॉक में क्या होता है कि ऊपर से नीचे आते हैं, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के वजह से जो एस ऑर्बिटल का, कार्बन के एस ऑर्बिटल का जो होता है, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे तो 1s2 2s2 2p2 होता है। तो ये जो एस ऑर्बिटल है, बाह्यतम कक्षा का जो ये एस ऑर्बिटल है, इसका इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन देने की जो क्षमता होती है वो घटने लगती है। आप देखिएगा तो एस के पास जो होता है वो एक ऑर्बिटल होता है और पी के पास कितना ऑर्बिटल होता है? 3 ऑर्बिटल होता है। एस के पास 1 और पी के पास कितना होता है? 3 ऑर्बिटल होता है। और आप जानते हैं कि एक ऑर्बिटल में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो एस के पास तो एक ही ऑर्बिटल है और आप देख रहे हैं कि इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यानी इसका ऑर्बिटल क्या हो गया है? फुल हो गया है। पी को देखिएगा, इसके पास कितना ऑर्बिटल है? 3 ऑर्बिटल है। इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 ही इलेक्ट्रॉन है। यानी पहले ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में भी 1 इलेक्ट्रॉन, और अगर इसके पास तीसरा इलेक्ट्रॉन रहता तो वो भी इसमें भराता, लेकिन है नहीं।
अब आप देखिएगा कि कोई भी तत्व जो होता है वो जो बंधन बनाता है किसी भी तत्व के साथ इलेक्ट्रॉन दे करके या ले करके या साझेदारी के फलस्वरूप, तो वही इलेक्ट्रॉन बंधन बनाने में हिस्सेदारी लेता है किसी भी तत्व का, जिसका कि ऑर्बिटल जो होता है, जो ऑर्बिटल आधा भरा हुआ रहता है, वही ऑर्बिटल बंधन बनाने में हिस्सेदारी लेता है। वही ऑर्बिटल क्या करता है, उसी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन जो होता है बंधन बनाने में हिस्सेदारी लेता है। तो आप देखिएगा यहां पे क्या है कि कार्बन का जो दूसरे कक्षा का s ऑर्बिटल है, इसका ये जो ऑर्बिटल है ये पूरी तरह से भरा हुआ है, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और दोनों इसमें उपस्थित है, ये पूरा भरा हुआ है। और p वाले को देखिएगा तो इसमें देखिए ये आधा भरा हुआ है, ये आधा भरा हुआ है, ये खाली है। जो पूर्ण रूपेण खाली रहता है वह भी हिस्सेदारी नहीं कर सकता है, और जो पूरी तरह से भरा हुआ रहता है वो भी इलेक्ट्रॉन बंधन बनाने में हिस्सेदारी नहीं कर सकता है। कौन सा इलेक्ट्रॉन बंधन बनाने में हिस्सेदारी करेगा, जो ऑर्बिटल आधा भरा हुआ रहेगा। यानी इसके पास 2 ही ऑर्बिटल ऐसा है जो आधा भरा हुआ है, यही क्या करेगा, बंधन बनाने में हिस्सेदारी लेगा। तो इस अनुसार से तो अभी तुरंत आप पढ़े हैं, जो भी जितना भी इलेक्ट्रॉन किसी भी तत्व का बंधन बनाने में हिस्सेदारी लेता है वही उस तत्व का क्या बन जाता है, संयोजकता बन जाता है। तो इस अनुसार से तो कार्बन का संयोजकता 2 ही होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि ये जो आपको दिख रहा है यहां पे देखिए, दूसरा कक्षा का s ऑर्बिटल ये भी है और ये भी दूसरा कक्षा का है। मतलब क्या कि अगर आप पढ़े होंगे तो किसी भी परमाणु के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन उस तत्व नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो यहां भी इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहां भी, इस कक्षा में भी इलेक्ट्रॉन, इस कक्षा में भी इलेक्ट्रॉन। इसी जो नाभिक से नजदीक होता है जो कक्षा, उसी को पहला कक्षा कहा जाता है, और जो दूर होता है उसको दूसरा कक्षा कहा जाता है। यानी पहले कक्षा में आप अगर देखेंगे, पहला कक्षा में केवल s ऑर्बिटल रहता है। पहला कक्षा में कौन रहता है, s ऑर्बिटल रहता है, और s ऑर्बिटल आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, फुल है। एक ऑर्बिटल में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और आपको दिख रहा है ये क्या है, पूरी तरह से फुल है। दूसरे कक्षा में आप देखिएगा तो दूसरी कक्षा में कौन है, s ऑर्बिटल भी है, और कौन है, p ऑर्बिटल भी है। और p के पास कितना ऑर्बिटल होता है, टोटल 3 ऑर्बिटल होता है। तो s वाले में आप इलेक्ट्रॉन देखिएगा तो ये क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और एक ही ऑर्बिटल इसके पास है, तो ये भी कंप्लीट रूप से फुल है। और p वाले को देखिए यहाँ पे क्या है, इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो पहले इसमें फिर इसमें, और अगर रहता तो इसमें भराता, फिर और रहता तो उल्टे स्पिन के साथ इसमें भरते, लेकिन है नहीं। तो आप यहाँ देखिए इसके पास क्या है, केवल 2 ही आधा भरा हुआ ऑर्बिटल है। इसी का इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, बंधन बनाने में हिस्सेदारी ले सकता है। लेकिन कार्बन का संयोजकता तो 4 होता है। आखिर कैसे, आप देखिए ये जो कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, ये कक्षा का इलेक्ट्रॉन अगर इस कक्षा में जाना चाहेगा तो इसको यहां से यहां जाने के लिए इसके पास एनर्जी होना चाहिए। अगर इसके पास एनर्जी उतना ज्यादा होगा तो ये इस कक्षा में जाएगा। तो हर कक्षा का एनर्जी लेवल क्या होता है, अलग अलग होता है। इसका कम होता है तो फिर इससे इसमें जाने के लिए इसके पास अधिक एनर्जी की जरूरत होगी। तो मतलब इस कक्षा में रहने वाला जो ऑर्बिटल होगा या इलेक्ट्रॉन होगा, उसके पास तो लगभग क्या होगा, सेम एनर्जी होगा। लगभग क्या होगा, सेम एनर्जी होगा। यहां से यहां जाने में ना हमको बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, लेकिन यहां जो है इसके पास तो लगभग सेम एनर्जी होगा। थोड़ा बहुत का अंतर होगा, लेकिन लगभग क्या होगा, सेम एनर्जी होगा। ये इलेक्ट्रॉन तो यहां से यहां जा सकता है। तो ये क्या करता है, ये जो s ऑर्बिटल है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन p वाले को ट्रांसफर कर देता है। तो ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन एक ऑर्बिटल से निकल करके दूसरे ऑर्बिटल के पास जो इलेक्ट्रॉन जाता है, इसी प्रोसेस को कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, संकरण कहते हैं। हिंदी में कहते हैं संकरण। ठीक है। अब यहां पे क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, तो अब नया जो ऑर्बिटल बनेगा उसमें देखिए, इसमें ये इलेक्ट्रॉन तो यहां चला गया, अब इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचा। और यहां पे आप देखिए इसके पास तो पहले से ही इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी पहले से इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं था, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया, तो मतलब इसमें भी अब एक नया इलेक्ट्रॉन आया। अब जो ऑर्बिटल नया वाला ऑर्बिटल आपको दिख रहा है जिसमें कि सब में आधा भरा हुआ इलेक्ट्रॉन है, ये ऑर्बिटल कहलाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल। प्रोसेस क्या कहलाता है, हाइब्रिडाइजेशन। और जो नया ऑर्बिटल बनता है उसे क्या कहा जाता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल कहा जाता है। कार्बन में क्या होता है कि s ऑर्बिटल का
इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी सबसे मजबूत होता है। और अगर पी ब्लॉक में कार्बन का समूह में अगर आप देखिएगा तो और भी तत्व होता है, जैसे सिलिकॉन हो गया, इसका परमाणु संख्या कितना होता है 14 होता है। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप कीजिएगा तो इसके बाह्यतम कक्षा में आपको दिखेगा इस तरीके से 3s2 और 3p2। इसका जो इस ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी होता है वो कार्बन की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है, कार्बन की अपेक्षा कम होता है। इसीलिए इन सब में सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया और भी बहुत सारा तत्व इस श्रेणी में रहता है। इन सब का क्या होता है कि s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का जो टेंडेंसी होता है वो बहुत ही कम होता है। इसीलिए इन सब में स्टेबल टेट्रावैलेंसी नहीं पाया जाता है। केवल किस में पाया जाता है, कार्बन में ही स्टेबल टेट्रावैलेंसी पाया जाता है। क्योंकि क्या होता है कि इसका s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन उठ करके किस में चला जाता है, p में चला जाता है। और देखिए अब यहाँ पे सारा का सारा आधा भरा हुआ है, तो यानी आधा भरा हुआ ऑर्बिटल ही क्या कर सकता है, आधा भरा हुआ ऑर्बिटल का ही इलेक्ट्रॉन बंधन में हिस्सेदारी ले सकता है। तो यहाँ पे देखिए टोटल कितना आधा भरा हुआ है, 1 2 3 4। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बंधन बनाने में हिस्सेदारी लेंगे। किसी भी तत्व का जितना इलेक्ट्रॉन बंधन बनाने में हिस्सेदारी लेता है वही उसका क्या बन जाता है, संयोजकता बन जाता है। तो कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन बंधन बनाने में हिस्सा लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। तो इसीलिए कार्बन का संयोजकता कितना होता है, 4 होता है। इसीलिए कार्बन को टेट्रावैलेंस एलिमेंट कहा जाता है। शुरू से एक बार फिर से हम रिकैप कर देते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा है। हम शुरू किए थे कार्बन तथा उसके यौगिक के बारे में, यानी इसके बारे में हम पढ़े कि कार्बन और उसके द्वारा बनाए गए जो यौगिक होंगे उसी को क्या कहा जाता है, कार्बनिक रसायन कहा जाता है। प्रश्न आया था कि आखिर हमें कार्बन के रसायन के बारे में क्यों पढ़ना पड़ता है, अन्य तत्वों के रसायनों के बारे में हमें नहीं पढ़ना पड़ता है लेकिन कार्बन के बारे में पढ़ना पड़ता है। इसका मुख्य कारण है कि कार्बन क्या करता है, प्रकृति में अनंत यौगिकों का निर्माण करता है। अनंत यौगिक होंगे तो उनके भौतिक और रासायनिक गुण भी अनंत होंगे। सबों के बारे में हमें डिटेल में अध्ययन करना पड़ेगा। इसीलिए क्या हो जाता है, हमें अलग से चैप्टर पढ़ना पड़ता है क्लास 10th में, और 11th और 12th में अलग से बुक पढ़ना पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन आया था कि आखिर कार्बन में ही अनंत यौगिकों के निर्माण करने का गुण क्यों पाया जाता है। तो इसका मुख्य कारण था कि कार्बन में क्या होता है, एक स्टेबल, एक स्ट्रॉन्ग केटनेशन गुण पाया जाता है। एक स्ट्रॉन्ग केटनेशन गुण यानी श्रृंखलन गुण पाया जाता है, जिसके वजह से कार्बन क्या करता है, खुद से खुद को जोड़ करके लंबी लंबी श्रृंखला वाला और शाखित श्रृंखला वाला, लंबी लंबी श्रृंखला वाला और शाखित श्रृंखला वाला यौगिक का, कंपाउंड का निर्माण कर सकता है। और साथ ही हम ये भी पूछे थे कि कार्बन जो होता है इसमें मजबूत केटनेशन गुण क्यों पाया जाता है, और हम बताए थे कि कार्बन में मजबूत केटनेशन गुण उसके टेट्रावैलेंसी के कारण पाया जाता है, एक स्टेबल टेट्रावैलेंसी के कारण पाया जाता है। और आप ये भी पढ़े कि कार्बन में ही स्टेबल टेट्रावैलेंसी क्यों पाया जाता है जबकि इस समूह में रहने वाले अन्य तत्वों में नहीं पाया जाता है। तो हम बताए कि कार्बन जो होता है पीरियोडिक टेबल के पी ब्लॉक में उपस्थित होता है, और पी ब्लॉक में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो उस समूह में रहने वाले जितने भी तत्व होते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट के वजह से उस समूह के तत्वों के s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का जो टेंडेंसी होता है वो घटने लगता है। जैसा कि यहां आपको दिख रहा है कि s ऑर्बिटल जो है, कार्बन का जो s ऑर्बिटल है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, p को दे देता है, p ऑर्बिटल को दे देता है। इसलिए देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहां चला जाता है तो सारे ऑर्बिटल क्या हो जाते हैं, आधे भरे हुए हो जाते हैं। यही ऑर्बिटल क्या करेगा, बंधन बनाने में हिस्सा लेगा। तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन इसी समूह के दूसरे तत्वों को अगर आप देखिएगा, सिलिकॉन सबको देखिएगा तो ये सब में क्या होता है कि इस सब का s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी जो होता है वो कार्बन की अपेक्षा कम होता है। इसीलिए इन सबों में स्टेबल टेट्रावैलेंसी नहीं पाया जाता है और कार्बन में ही स्टेबल टेट्रावैलेंसी पाया जाता है। इसीलिए ये क्या करता है कि अनंत यौगिकों का निर्माण करता है। इसीलिए इसमें मजबूत केटनेशन गुण पाया जाता है। अगर आप देखिएगा तो कार्बन क्या करेगा, हर डायरेक्शन से, हर तरफ से क्या करता है, तत्वों को जोड़ सकता है। खुद से खुद को इधर भी जोड़ सकता है, इधर भी जोड़ सकता है। हर डायरेक्शन में ये क्या करता है, खुद से खुद को जोड़ने का क्षमता रखता है। इसीलिए कार्बन प्रकृति में अनंत यौगिकों का निर्माण करता है। आज के लिए बस इतना ही। दूसरे क्लास में हम जानेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, और साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या होता है, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है। और सामान्य सूत्र हम लोग देखेंगे ही नहीं, उसको बनाएंगे कि सामान्य सूत्र बनता है कैसे है, और एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का दूसरा नाम क्या होता है, गुण क्या होता है, सारी चीजों के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।